हाँ, चैप्टर नंबर 17 है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने सिटिंग फीस वाला पॉइंट देखा था, आगे के प्रोविजंस देख लेते हैं। 197 सेक्शन ही चल रहा है, उसके अलग अलग सबसेक्शंस हैं। जैसे सबसेक्शन 6 की बात हो रही है, अ डायरेक्टर और मैनेजर मे बी पेड अ रेम्यूनरेशन ईदर बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट और एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और पार्टली बाय वन वे एंड पार्टली बाय द अदर। ठीक है, ये पॉसिबल है। आप एक जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है उसको ऐसे हाइब्रिड रख सकते हो कि एक फिक्स मंथली पेमेंट तो हर डायरेक्टर को मिलेगा, और प्लस फिर जो अगर प्रॉफिट बेसिस पे कुछ डिवीजन करना है वो ईयर एंड पे अपने डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, डेटा आएगा पूरे साल का कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उसके बेस पे बाकी का अमाउंट जो है वो कंसिडर कर लेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये ठीक भी है ना। अब बोला प्रॉफिट शेयरिंग में आपको मिलेगा वो 11% वाला जो कल अपने देख रहे थे, तो साल के एंड में मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है। तो डायरेक्टर को ये तो नहीं बोल सकते पूरा साल फ्री में काम करो और साल के एंड में फिर पूरे पैसे एक साथ ले लेना, ऐसा होता नहीं है। तो मंथली एक अमाउंट तो एक्सपेंसेस के लिए किसी को भी चाहिए हो, तो इसलिए अपने ऐसा हाइब्रिड सिस्टम रखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसेक्शन 7, वो अब हटा दिया उन्होंने, बट था क्या वो तो पढ़ लेते हैं। An independent director shall not be entitled to take any stock option and may receive remuneration by way of fees, reimbursement of expense for participation in the board and other meetings and profit related commission as may be approved by the members। अब ये सबसेक्शन ही हटा दिया उन्होंने, तो जो स्टॉक ऑप्शन वाला जो रिस्ट्रिक्शन था वो चला गया। हमने पीछे भी देखा भी था ना, वो 0.5% तक चलेगा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को, और कुछ नहीं। तो एग्जाम में अब ये लिखना भी नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं, जाने दो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एनी डायरेक्टर हु इज इन द receipt of any commission from the company and who is managing or whole-time director of the company shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from any holding company or subsidiary company of such company subject to its disclosure by the company in the board's report। क्या बोलना चाह रहे हैं मालूम पड़ा? कोई भी डायरेक्टर अगर कुछ कमीशन रिसीव कर रहा है और उस कंपनी में वो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पे है, तो बोला ही शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग एनी रेम्यूनरेशन और सच कमीशन फ्रॉम होल्डिंग और सब्सिडरी। तो अगर आप एक कंपनी में पोस्ट होल्ड कर रहे हो, वहां से रेम्यूनरेशन आ रहा है, तो उसकी होल्डिंग और उसकी सब्सिडरी में से भी ऐसा रेम्यूनरेशन आ सकता है, दैट इज ओके। बिकॉज हमने देखा भी था कि एमडी या होल टाइम डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनीज में भी सेम पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, उसमें तो इतना परमिशन लेने का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ड्रॉन इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट। हाँ, प्रिस्क्राइब लिमिट वही जो कल हमने डिस्कस की थी। अगर ये लिमिट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ चार्ज कर लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो देखना है। If any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any such sum in excess of the limits prescribed by this section or without approval required under this section, he shall refund such sum to the company within 2 years or such lesser period as may be allowed by the company, and until such sum is refunded hold it in trust for the company। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि जब तक आप ये पैसे रिटर्न नहीं कर देते तब तक आप उन पैसों के ट्रस्टी रहोगे। मतलब पैसा कंपनी का है लेकिन आपके पास है, तो जितना जल्दी हो सके रिटर्न करो। मैक्सिमम टाइम 2 years का एक्ट में है, कंपनी इसको कट शॉर्ट भी कर सकती है कि भाई 6 महीने में पैसे वापस करो या 3 महीने में वापस करो, ये हो सकता है। तो ये पैसा आपका नहीं है, तो एक्सेस कुछ भी चार्ज कर लिया, रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। द कंपनी शैल नॉट वेव द रिकवरी ऑफ एनी सम रिफंडेबल टू इट अंडर सबसेक्शन 9 मेंशन्ड अबव अनलेस अप्रूव बाय द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। वेव नहीं कर सकते, ये कंपनी का मैनेजमेंट खुद ही डिसाइड कर लेगा कि हम डायरेक्टर्स ने जो एक्स्ट्रा पैसे लिए ना कंपनी से प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा, वो हम माफ कर रहे हैं। बोलो कोई बात नहीं, रख लो। इसका तो कोई मतलब ही नहीं ना, खुद ही को बोल रहे हो कि पैसे रख लो। भाई जिसके पैसे हैं उसको पूछो, पैसे शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स के। अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन में अलाउ कर देते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनसीडीज और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रायर अप्रूवल शैल बी नीडेड। ये तो इम्प्लाइड है कि अगर वेवर कर रहे हो, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टर्स को सरप्लस पैसा देके वेव कर रहे हो कि रख लो, और दूसरी तरफ आउटसाइडर्स का बैंक, पीएफआई, ये सबका अमाउंट बाकी है। तो फिर इस सिचुएशन में आप ही सोचो, आउटसाइडर्स के पैसे बाकी है तो ये कैसे अलाउ करेंगे? तो उनके अप्रूवल के बिना ये नहीं होना चाहिए, ये बोला हुआ है। पढ़ लो ना, चैटिंग बाद में कर लेना, रख दो फोन। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। ये पॉइंट पे भी आप ध्यान देना, ये एग्जाम में पहले पूछा भी हुआ है, तो स्टार मार्क कर लेना उसको। वेयर एन इंश्योरेंस इज टेकन बाय अ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, CFO or company secretary for indemnifying any of them against any liability in respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty or breach of trust for which they may be guilty in relation to the company, the premium paid on such insurance shall not be treated as a part of remuneration payable to any such person है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, KMPs के जो भी उनकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर उसमें थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस या ऐसा कुछ आता है तो उस वजह से कंपनी का लॉस हो सकता है, इसका भी इंश्योरेंस होता है।
KMPs की एक्टिविटीज का इंश्योरेंस हो रहा है कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करेगी या पे ऑफ करेगी, उसकी बात हो रही है। इंश्योरेंस का मतलब है प्रीमियम का खर्चा। अब वो प्रीमियम का खर्चा कंपनी कर रही है, बट वो प्रीमियम का खर्चा डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन का पार्ट है या नहीं है, उस पर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट देखा जहाँ पूरी स्टोरी समझाई, उसमें लास्ट में बोला द प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन पेएबल टू एनी सच पर्सोनल। मतलब जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो अलग है, इंश्योरेंस प्रीमियम अलग है, वो उसके 11% में काउंट करने की जरूरत नहीं है, पहले तो ये बोला। उसके बाद इफ सच पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी, अब ये अदर सिचुएशन हो गई, इफ सच पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी द प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन। मतलब जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो उतने साल जो भी प्रीमियम पे किया गया वो आपके रेम्यूनरेशन में से नहीं कट रहा है, लेकिन अगर किसी साल में आप गिल्टी प्रूव हो गए तो फिर जो भी प्रीमियम पे किया गया है वो आपके रेम्यूनरेशन का हिस्सा है, मतलब वो पैसे आपके सैलरी में से डिडक्ट हो गए या माइनस हो गए, ऐसा आप समझ लो। शॉर्ट में ये स्टोरी है। तो जब तक कुछ गलती नहीं की है तब तक ठीक है, गलती की तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। डिस्क्लोजर वाला पॉइंट बड़ा सिंपल, ये रेम्यूनरेशन जो भी पे किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 198 में अच्छा है आपने बच गए, ज्यादा डिटेल में समझाया नहीं है, क्योंकि ना ये नेट प्रॉफिट का 11% जो कल पढ़ रहे थे ना, वो नेट प्रॉफिट कैसे गिनना है उसका कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन में आप वो गए नहीं है, सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, अपने लिए भी अच्छा है, हमें वो याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो गिनना होता ना, तो क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, कौन से रिजर्व्स कौन सी इनकम, वो सब बातें आ जाती, बट उस पर नहीं गए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट 199 देख लो, रिकवरी ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन सर्टन केसेस। ये वही बात हो गई, एक्सेस बेनिफिट अगर किसी KMP को मिला है, उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, जब वो डिजर्व नहीं करता है और बाद में ये बातें पता चलती है, तो इन पैसों की रिकवरी हो सकती है। पीछे भी हमने देखा कि इंडेमनीफाई करना या रीपे करने की लायबिलिटी डायरेक्टर की है, नहीं करेगा तो रिकवरी के एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये पावर कंपनी के पास इस सेक्शन 199 में रखा हुआ है। तो स्टोरी सेम ही है, बस वो रिकवरी के पावर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा इसमें वो पॉइंट भी इन्होंने रिलेट किया हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रीस्टेटमेंट होता है, रिकम्प्यूटेशन होता है, ये बात हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 में, अकाउंट्स वाले में, रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू एनी मिसमैनेजमेंट और एरर और फ्रॉड। अब इसमें अगर अकाउंट्स रिवाइज होते हैं और अकाउंट्स रिवाइज होने की वजह से ये पता चलता है कि डायरेक्टर्स को जो पैसा मिला आइडियली उतना नहीं मिलना चाहिए था, तो रिकवरी इस सेक्शन के हिसाब से हो सकती है। ये भी एक सिचुएशन है वहां पे। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर 200, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी टू फिक्स द लिमिट विद रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन। अब ये सब बातें जो है जनरल आंसर है, इसमें यही बोला है कि जो भी पोस्ट है, जितने भी प्रोफेशनल डायरेक्टर जो भी अपॉइंट हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है, कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए कितना नहीं, और ये सब कैलकुलेट करते टाइम वो सारे फाइनेंशियली रेलेवेंट जो भी फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करके ही इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो रीडिंग वाली एक शॉर्ट नोट है, आप इसको टिक करके रख लो, क्योंकि ये सारी बातें हमने पीछे के पॉइंट्स में कहीं ना कहीं कर ली, उसको एक साथ समराइज किया हुआ है, तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट पार्ट है 202 में, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मार्क कर लेना, ये एग्जाम में पास पेपर्स में काफी बार आया हुआ है, फिर से रिपीट भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चला जाता है। कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। अब इसमें यह है कि जो भी पर्टिकुलर डायरेक्टर है उनका एक टर्म ऑफ ऑफिस होता है, फिक्स होता है, कितनी बार, 3 साल 5 साल, अगर उससे पहले उनको हटाया जा रहा है तो उस सिचुएशन में कंपनी लायबल होगी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। आपको 5 साल का कमिटमेंट दे के 2 साल में हटा दिया तो 3 साल की सैलरी चली गई, आप वो क्लेम करोगे, तो वो कॉम्पनसेशन यहाँ पे दिया जाएगा 202 में। बट कॉम्पनसेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है और कौन सी कंडीशन में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ये 2 मेजर पॉइंट्स इस सेक्शन में कवर होते हैं। पहले तो हम कैलकुलेशन की बात कर लें, तो यहाँ पे ये बोला कि आपका जितना भी अनएक्सपायर्ड टर्म है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे 5 में से एक ही साल में आपको निकाल दिया तो 4 साल बाकी रह गए वो, या फिर 3 इयर्स, ठीक है, मैक्सिमम 3 इयर्स की लिमिट है वहाँ पे, अनएक्सपायर्ड पीरियड और 3 इयर्स उनको कंपेयर किया जाएगा, और उसमें से मैक्सिमम 3 इयर्स तक का ही कॉम्पनसेशन कंसिडर होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इस ड्यूरेशन में आप जितना भी कंपनी से कमा सकते थे वो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ योर कॉम्पनसेशन। क्लियर हुआ? तो पहले तो आपको ड्यूरेशन डिसाइड करनी है, मैं वो लैंग्वेज आपको रिलेट करा देता हूँ। एफ पॉइंट के नीचे जो लिखा है ना उसमें वो पॉइंट आ रहा है, एनी पेमेंट मेड टू अ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर शैल नॉट एक्सीड द रेम्यूनरेशन व्हिच ही वुड हैव अर्न्ड इफ ही हैड बीन इन द ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म और 3 इयर्स विच एवर इज शॉर्टर। या तो 3 इयर्स या आपका जितना टर्म बाकी था विच एवर इज शॉर्टर, मैक्सिमम 3 इयर्स हो गया इन शॉर्ट। अगर आपका 4 साल का टर्म बाकी है तो 4 साल और 3 साल को कंपेयर करेंगे विच एवर इज शॉर्टर, तो 3 इयर्स आ जाएगा। आपका 1 साल का टर्म बाकी है तो 1 और 3 विच एवर इज शॉर्टर, तो 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम 3 साल ही इन एनी सिचुएशन कंसिडर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो जो भी ड्यूरेशन सिलेक्ट हुआ उस ड्यूरेशन में आप कंपनी से जितना रेम्यूनरेशन कमा सकते थे, दैट रेम्यूनरेशन इज द मैक्सिमम
लिमिट ऑफ कॉम्पनसेशन, उससे ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं। कॉमन सेंस है ना, जितना आप कंपनी से कमा सकते थे उससे ज़्यादा कॉम्पनसेशन देंगे क्या? वो बोलेंगे आपका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, हमारे यहाँ 1 साल का आपका टर्म बाकी था, 1 साल की आपकी कितनी सैलरी बनती है, जो भी अमाउंट होगा मैक्सिमम उतना ही तो नुकसान किया आपका, कॉम्पनसेशन उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम उतना या उससे कम मिल सकता है। बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आप 1 साल घर पे बैठे रहोगे, आप भी तो कहीं और काम ढूंढोगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में और कुछ मिल जाएगा, तो तब तक के लिए इतना कॉम्पनसेशन इनफ है। तो नेगोशिएशन होगा और फाइनली एक अमाउंट पे आएंगे। अब इसमें जो ऊपर पॉइंट बोला है हाउएवर वाला, ए से लेके एफ तक, उसमें बताया कि कब आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए मैनेजमेंट लायबल नहीं है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो इसमें, आपकी कोई गलती की वजह से आपको निकाला जा रहा है, मॉरल टर्पिट्यूड, कन्विक्शन, फ्रॉड, ये सब चीज़ें, नेग्लिजेंस, आपने खुद ही रिजाइन कर दिया, आपको कोई निकाल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी तरफ से कोई गलती होती है, फिर उस सिचुएशन में वो लायबल नहीं होंगे कि आपको कुछ कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि आपकी मिस्टेक या फ्रॉड की वजह से आपको निकाला जा रहा है। तो ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये अपने आप में एक आंसर हो गया। अगर उनको सिर्फ ये रीजंस पूछने होंगे तो ये पूछेंगे, या फिर वो 3 इयर्स वाला कैलकुलेशन पूछना होगा तो वो पूछेंगे। तो दोनों पॉइंट्स भी यूज हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी, डिपेंडिंग के कितने वेटेज का क्वेश्चन बन रहा है। बोलो क्लियर हुआ ये? तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था 202। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स की बात यहाँ पे की है, जो शेड्यूल 5 अपन ने पीछे पढ़ा ना, उसमें अमेंडमेंट्स की बात की है। देखते हैं, जितने टेक्निकली रेलेवेंट है उतने डिस्कस कर लेते हैं, सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वाला पॉइंट काम का नहीं है और पीछे कवर हो गया, आधे तो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए थे, कुछ अगर नया मिलता है तो ही बता देता हूँ। मैनेजरियल पर्सन के साथ और अदर डायरेक्टर वर्ड ऐड किया हुआ है, एक तो चेंज यही दिख रहा है। डिटेल्स ऑफ चेंजेस में थोड़ा क्लैरिफाई किया, उसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना हो तो। With this amendment, the MCA has amended Schedule 5 pertaining to remuneration by inserting the provision with respect to the maximum limit of remuneration payable by the company to other directors, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी कवर कर दिए। पहले सिर्फ मैनेजरियल पर्सन में KMP वाले ही आते थे, MD और होल टाइम डायरेक्टर, बाकी के नहीं आते थे, बट अब अदर डायरेक्टर्स कवर कर दिए, तो ये एक अपडेट आ गया इसमें, और कुछ नहीं। बाकी 149 वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटेड हो गया, पीछे भी हमने देखा वो सब सेक्शन हटा दिया था। 197(3) में क्या बोल रहे हैं? Where non-executive director, independent director has been brought within the scope of remuneration payable in the event of absence or inadequate profit. Okay. In short, overall जो भी हम ये शेड्यूल 5 देख रहे हैं, उसमें सब जगह इन्होंने KMPs के साथ साथ नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया, अदर डायरेक्टर्स बोल के। यही एक मेजर चेंज है इसके अंदर, और कुछ नहीं। ये जब आया था तो मैंने क्या पूरा एज इट इज रख दिया था, बट काम का पॉइंट जो है वो आप इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर 17 जो है वो यहाँ पे पैकअप कंप्लीट हो गया।